सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रमिला वर्मा जी द्वारा रचित कहानी कब पिघलेगी बर्फ। अंशु उठकर तकिए के सहारे बैठ गई। बरामदे की जाली में लगी ड्रंकेन सोल्जर की बेल के छितराए फूलों की खुशबू में अपने चेहरे को भिगोते हुए उसने दूर से आते शब्द सुने थे। माँ कह रही थी, रोहित बेटे, बुरा मत मानना, अब अंशु है ही कितने दिनों की, क्या फायदा बार बार जिक्र में उसकी बीमारी सामने लाई जाए। कम से कम हम उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो दे ही सकते हैं ना। सच्ची झूठी खुशियां ही। कहते कहते माँ का रो पड़ना उसने स्पष्ट सुना। फूलों में वह खुशबू कहाँ रह गई है। वे भी तो बोझिल से दिखते हैं, मानो वे भी झूठी दिलासा देते हैं और उसे दोहराते हैं। रोहित को कुछ वर्ष पूर्व उसने अपनी चचेरी बहन वृंदा के विवाह के अवसर पर देखा था। वृंदा जीजी का वह देवर है और विवाह के समय वधू पक्ष और वर पक्ष ने खूब हंसी मजाक नाच गाना किया था। वधू पक्ष ने जूते चुरा कर अपनी जीत दर्ज कराई थी और तभी अंशु और रोहित एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। 3 वर्ष तक यह सिलसिला चला था। कभी रोहित किसी बहाने से उनके घर आ जाता, कभी वह वृंदा जीजी के घर चली जाती। अंशु का परिवार मिलिट्री परिवार था, जहाँ के कड़े अनुशासन में वह पली बढ़ी थी। उसने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कहाँ तो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन बहुत कम समय में हो गया था। इस खुशी में वह समूची डूबी थी कि उसी दिन माँ को उसके टेबल का टेबल क्लॉथ बदलते समय नीचे दबाकर रखी हुई रोहित की लिखी 4 लाइन की चिट्ठी हाथ लग गई थी। क्या माँ इतनी कर्कशा भी हो सकती थी, जबकि वह एक मैच्योर लड़की है और अपने निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन माँ तो बिफरी खड़ी थी, जैसे रोहित कोई अजनबी हो जिसे माँ जानती तक नहीं। अंशु, हमारा परिवार एक फौजी परिवार है। तुम्हारे पिता, उनके पिता और उनके भी पिता सदा फौज में रहे। तुम्हारे दादाजी के भाई ने दुश्मन की एक सैन्य टुकड़ी को विजय हासिल कराते हुए वीर गति पाई थी और उन्हें सेना का महत्वपूर्ण मेडल प्राप्त हुआ था। मैं भी कर्नल की बेटी हूँ। क्या तुम इस खानदान का अनुशासन और परंपराएं भूल गई? इतनी निम्न हरकत कर सकती हो, मुझे यकीन ही नहीं रहा। माँ सदा से कड़क अनुशासन में पली बड़ी थी और ऐसा ही उन्होंने इस घर को कर रखा था। उनका इकलौता बेटा सौरभ, उसका बड़ा भाई, फौज में ट्रेनिंग ले रहा था। जानती हो, तुम्हारी शादी शिशिर से कभी की पक्की कर दी गई थी। अब वह ट्रेनिंग पूरी करके लौट रहा है, माँ ने कहा। और उसके लौटते ही शायद अगले महीने हम तुम्हारी सगाई करने जा रहे हैं। पिता हाथ में 4 लाइन की रोहित की चिट्ठी लिए खड़े थे। धिक्कार है अंशु, जिसका पिता कड़क ठंड में सीमा पर तैनात रहता है, जब जूते उतारता था तो बर्फ की वजह से पैर गले रहते थे। वह अपनी सभी इच्छाओं को मार लेता था। किस लिए? परिवार को खुशियां देने के लिए और देश की रक्षा के लिए। ऐसे मेजर विनोद सोलंकी की बेटी परिवार के आदर्शों को दरकिनार करके अपने लिए स्वयंवर ढूंढेगी, पिता ने उससे कहा। अंशु यह सब सुनकर भीतर तक टूट चुकी थी। यह कैसा आदर्श था कि वह अपनी मर्जी से जी नहीं सकती? उसे अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार चलना होगा। क्या करे घर के ऐसे वातावरण में? वह अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। वृंदा जानती थी कि अंशु उसके देवर से प्रेम करती है। अंशु किसी भी पत्र का उत्तर रोहित को नहीं दे पाती थी, क्योंकि सारे पत्र अब माँ के हाथ में होते थे। अंशु की खामोशी से रोहित आशंका से कांप उठा था। उसने अपनी भाभी वृंदा से विनती की थी, भाभी प्लीज एक बार अंशु के घर जाकर पता लगाइए ना कि क्या बात है। वृंदा को अचानक सामने देखकर अंशु की माँ चौंकी नहीं, बल्कि समझ गई कि वृंदा रोहित की बात करने ही आई है। ताई जी, आप जानती हैं अंशु और रोहित? हाँ, जानती हूँ। वृंदा अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वह बोल पड़ी। मुझे यह हरकत बहुत घटिया लगती है। मैं इस विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। अगर सिर्फ यही कहने आई हो तो तुम जा सकती हो, और यदि अपनी ताई ताऊ के घर रहने आई हो तो सदैव की तरह तुम्हारा स्वागत है। ताई की कठोरता, उनकी कड़वाहट वह बचपन से जानती थी।
पहले तो बाबा के दोनों बेटे साथ रहते थे, दोनों ही फौज में रहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन में गश्त करते समय छोटे बेटे देवांश सोलंकी के पैरों पर एक हिमखंड आ गिरा था, जिससे उनके एक पैर को काटना पड़ा था। काफी समय तक परिवार ने दुर्घटना का शोक मनाया था और फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी मानकर सहन कर लिया। वृंदा के भाई की देहरादून में नौकरी लग गई थी, सभी वहां शिफ्ट हो गए थे। देवांश ने कभी अपनी मर्जी बच्चों पर नहीं थोपी। दुर्घटना के पश्चात वे खामोश हो गए थे। वृंदा ने अंशु को बताया, ताई जी कभी नहीं मानेंगी, तुमको अपने आप को संभालना होगा। दोनों बहनें आपस में लिपट कर बहुत रोई थी। वृंदा 2 दिन रहकर वापस लौट गई थी। रोहित अपनी भाभी का चेहरा देखकर ही समझ गया था कि अंशु उससे दूर, बहुत दूर कर दी गई है। अंशु अपने बाबा के घुटनों में सिर रखकर रो रही थी। बाबा कहीं खोए हुए थे। बोले, शायद वह 1984 की बात है। तुम्हारे पिता को सियाचिन भेज दिया गया था। यह सही है कि सियाचिन भेजे जाने वाले सैनिकों को बाकी के मुकाबले अधिक भत्ता, अधिक सहूलियत दी जाती थी। लेकिन सोचो बेटा, -45 डिग्री में ये लोग रहते थे। न चिकित्सा की उचित व्यवस्था थी तब, और न ही संपूर्ण पौष्टिक आहार। ऐसे में एक सिपाही तो यही सोचेगा ना कि उसका परिवार उसके साथ है। जैसा कहेगा उस निर्णय को सभी मानेंगे। बेटा, उसने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? मेरी बेटी मेरे जैसी ही तो होगी। जाने किन भावुक क्षणों में उसने अपने मित्र के बेटे को तुम्हारा हाथ सौंपने का निर्णय लिया होगा। और जब तुम, समझो बेटा, बाबा बोल रहे थे, बिना युद्ध के मौसम की मार झेली है उसने। तब सौरभ का चेहरा उसके सामने आया होगा। नन्ही उंगलियों को पकड़कर चलने के वक्त, वह अपनी छाती पर सियाचिन मेडल को लगाते वक्त, क्या उसे अपने घर परिवार की याद नहीं आई होगी? लेकिन परिवार के साथ उसने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई थी, और भारतीय सैनिकों की बदौलत ही वहां तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब तो वे लोग ऑक्सीजन की कमी से सांसें भी डर डर के लेते होंगे। ऐसे में तुम्हारी माँ प्रतिदिन मरी थी। जब सुनती थी विश्व का सबसे ऊंचा -डिग्री का वह कार्य क्षेत्र प्रतिदिन सैनिक मौतों को आमंत्रण देता रहा है, और इसी माहौल में तुम लोग पले बढ़े। लेकिन बाबा, मुझे अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी तो चाहिए ना? रोते रोते अंशु बोल पड़ी। हाँ, चाहिए चाहिए अंशु, लेकिन विनोद नहीं मानेगा। वह किसी को वचन दे चुका है। यह सत्य है कि बात तुम्हें देर से बताई गई। शायद तुम पर या अपने बच्चों पर अत्यधिक विश्वास ही उसकी कमी है। शिशिर ने सागर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अभी वह नाथुला में है। तुम उसके साथ खुश रहोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह उठ खड़ी हुई। बाबा से क्या, सभी से बात करना निरर्थक था। उसके मन में सियाचिन की बर्फ जम गई थी। कब पिघलेगी बर्फ? घर में मिलिट्री रूल लागू था। कौन सुनेगा उसकी बात? अंततः हार कर अंशु ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। शिशिर अच्छा लड़का है, सीधा और सच्चा। लेकिन वह अपने मन का क्या करे, जो काफी पहले रोहित का हो चुका है। क्या मिलेगा इससे माँ को? अंशु भी दुखी रहे और रोहित भी। अगले महीने ही शिशिर के साथ उसकी सगाई हो गई, और कुछ ही दिनों में उनका विवाह भी हो गया। विवाह में चाची आई थी। वृंदा ने कोई बहाना बना दिया था, वह नहीं आई। शायद माँ भी यही चाहती थी। रोहित उसका पहला प्यार था, उसकी संपूर्ण भावनाओं का प्रिय। विवाह के पश्चात उसे रोहित का ख्याल भी मन से निकाल देना था। पता नहीं वह ऐसा कर पाई या नहीं, लेकिन शिशिर की सज्जनता के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे पता चला था कि शिशिर को अंशु और रोहित के बारे में पता चल गया था। यदि शादी के पूर्व पता होता तो शायद वह अंशु के साथ रोहित के संबंधों को लेकर यह जोर भी देता कि यदि दोनों का विवाह हो जाता तो गलत ही क्या था। शिशिर को शादी के 15 दिन बीतते बीतते ऐसा महसूस होने लगा था कि अंशु संपूर्ण उसकी है, लेकिन अंशु तो अभी भी दोराहे पर खड़ी थी। शिशिर हंसमुख था,
कठिन परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीना सीखा था उसने। शिशिर अंशु को बीती बातों से उबारना चाहता था, अतः हमेशा ऐसी बातें करता कि अंशु खिलखिलाकर हंसने लगती। ऐसे ही हंसा करो अंशु, मैं हूं तब भी और ना रहूं तब भी, शिशिर ने कहा। हंसते हंसते अंशु गंभीर हो गई, मानो हंसकर कोई गुनाह किया हो। उसकी खुशियों में तो ग्रहण लग जाता है। ऐसा क्यों कहा शिशिर ने, जबकि अपनी नई जिंदगी को उसने किसी हद तक स्वीकार किया ही था। वह उठकर जाने लगी तो शिशिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अंशु, हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? सैनिक जीवन है, कब किस वक्त मौत गले लगा ले क्या कहा जा सकता है? क्यों, मौत क्या सिर्फ सैनिकों को ही गले लगाती है? आम इंसान नहीं मरता? मरता तो है, लेकिन मृत्यु हर समय तो सामने खड़ी नहीं होती ना। युद्ध हो या ना हो, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा हमेशा करता रहता है। और ठीक है, समझ गई। तुम नहीं होगे तो भी खिलखिलाती रहूंगी हमेशा, ठीक है? अंशु की आंखों में आंसू तैर गए। रोहित को वह भूल तो नहीं सकती थी, लेकिन यह समय की मांग थी कि उसे अपनी जिंदगी से दूर करना ही होगा। शिशिर वापस चला गया था। न जाने कहाँ उसकी पोस्टिंग होनी थी, पता नहीं कहाँ भेजा जाएगा वह। बंगलों के सामने बड़े लॉन की क्या हालत हो गई है। ऊंची ऊंची घास उग गई है चारों तरफ, मानो उसके साथ सभी तिल तिल कर मर रहे हैं। चलो अंशु, आज तुमने नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे में कितनी कमजोरी आ जाएगी। चलो उठो। माँ की आवाज और सामने खड़े रोहित को देखकर वह सकुचा जाती है। अचानक ही वे दिन सामने आ जाते हैं जब रोहित घर आता था और वह उसके लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। तब माँ को यही पता था कि रोहित का इस तरफ टूर लगता है तो आता है, जबकि वजह टूर के साथ अंशु का प्रेम भी होता था। रोहित उसके बनाए विभिन्न व्यंजनों की तारीफ करते थकता नहीं था। दोनों कभी कभी छत पर तो कभी रास्तों पर, जो कि दोनों ओर से घने वृक्षों से घिरे रहते थे, उन पर घूमते रहते थे। सामने रोहित खड़ा था। चाय पियोगे अंशु? नहीं, चाय मना है, कोई फ्रूट जूस दे सकते हैं। माँ भी कमरे में आ गई थी। वह अपने ही घर में मेहमान बनी हुई थी। न उठकर चाय बना सकती थी, न ही बिस्तर पर स्वयं जाकर लेट पाती थी। हाथों में शक्ति नहीं थी, पैर भी कांप जाते थे। सिर पर स्कार्फ बंधा हुआ है। सारे बाल कीमोथेरेपी के बाद झड़ चुके हैं। रोहित ने उसे बाहों का सहारा देकर उठाया तो उसकी आंखें छलक पड़ी। माँ से ढेर सारी डांट पड़ने के बाद भी जिस लड़की की आंखें कभी गीली नहीं होती थी, वही आंखें अक्सर छलक पड़ती हैं। रोहित ने उसकी ओर देखा तो हंस पड़ा। यह क्या, मुस्कुराया करो। और मैं ना भी रहूं तो भी खुश रहना, शिशिर ने कहा था। सारी पीड़ा मेरे हिस्से में और हर हालत में मुस्कुराना है। शिशिर के वापस लौटने के बाद वह अपनी पीएचडी की पढ़ाई में जुट गई थी। उसने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, जिसका प्रेजेंटेशन बड़ौदा में था। शिशिर को बताया तो वह खुश हो गया। मेरी अंशु व्यस्त है सुनकर मुझे अच्छा लगा। जब रिसर्च पेपर लिखने की तैयारी लाइब्रेरी में बैठकर करती तो उसने महसूस किया था कि उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे हैं। बड़ौदा में रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद अपने साथ गए अन्य पीएचडी के विद्यार्थियों के साथ जब वह लौट रही थी तो बेहोश हो गई थी। सभी घबरा गए थे। शीघ्र ही उसे घर पहुंचाया गया तो माँ ने समझा कि यात्रा और पढ़ाई की अत्यधिक थकान है, लेकिन ऐसा नहीं था। ढेर सारे चेकअप के बाद डॉक्टर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उसे कैंसर इंस्टीट्यूट में दिखाना होगा। माँ ने तुरंत उसके पिता को बुलवाया था। सभी जांच के बाद पता चला था कि उसे ब्लड कैंसर है। सुनते ही मानो जमीन फट गई थी और माँ थर थराकर उसमें गिरती जा रही थी। अंशु चाहती थी कि शिशिर तुरंत आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। शिशिर यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, माँ ने कहा था। पिता बोले थे, वह फौजी है, सहन करना ही हमारी सर्विस है। और अंशु को भी बता दिया गया था कि उसे कौन सी बीमारी है। बीमारी की खबर शिशिर को पहुंचा दी गई थी। माँ अस्पताल में उसके पलंग के पायताने बैठकर रोई थी। असहनीय दर्द की स्थिति में भी वह सुन पाई थी। माँ पापा से कह रही थी, जी लेने देते उसे उसके अनुसार, हमें क्या पता था कि उसकी जिंदगी इतनी छोटी है।
अंशु के जीवन का वह 26वां वसंत था जो पतझड़ में तब्दील हो रहा था। तो इसे कहते हैं जीवन, बाबा ने बेहद टूटे हुए स्वर में कहा था। हम कब किस ओर से अनंत की ओर बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाबा आज भी अपने जूते की लेस बगैर झुके बगैर बैठे बांधते हैं, और वह इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी जानलेवा बीमारी से घिर गई। अब समझ पा रही थी कि माँ ने रोहित को क्यों बुलाया था। उसके जीवन की यह बड़ी दुर्घटना, बल्कि अंत, माँ को कोई चाहिए था जो उन्हें संभाल सके। सारे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। सिर में बालों का नामो निशान नहीं, एक स्कार्फ बंधा हुआ है सिर पर, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे कि वह माँ की ओर दौड़ी थी। क्या हुआ माँ शिशिर को? बोलो ना, बोलो माँ। माँ के हाथ से फोन का रिसीवर छूट गया था। थर थरा कर गिरने लगी। जिस अंशु को सहारे की जरूरत थी वही माँ को सहारा देकर कुर्सी पर बैठा रही थी। माँ के दांत बंध चुके थे, बस उसने यही सुना था, क्या शिशिर? माँ को कुर्सी पर बिठाकर वह फोन की ओर दौड़ी थी। फोन कट चुका था। उसने पुनः उस नंबर को डायल किया, पूछा, क्या हुआ शिशिर को? उधर से सीनियर ऑफिसर की आवाज़ थी, शिशिर राणा अन्य 4 के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी से ही लापता हैं। परसों ही तो खबर आई थी कि कुछ अधिकारी छुट्टी पर भेजे जाएंगे, उनमें शिशिर का भी नाम था। शिशिर ने ही तो खुश होते हुए बताया था। नहीं, अब बारी थी माँ की कि वे अंशु को संभालें। बस उसी समय से सफ़ेद पड़ती अंशु व्हीलचेयर पर आ गई थी। अंशु रोई नहीं थी। कितना क्रूर मजाक किया था ईश्वर ने उसके साथ। वे शिशिर की राह देख रही थी कि जिंदगी की यह 3-4 महीनों की लड़ाई वह शिशिर के साथ मिलकर लड़ेगी। मैं आ रही हूँ शिशिर, उसने अस्फुट शब्दों में कहा था। शिशिर ने कहा था, हम 17,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ सिंधु नदी भी जम जाती है। हमें यहाँ नियंत्रण रेखा के पास तैनात किया गया है। मालूम है अंशु, हम रोजाना 4.5 किलो की राइफल उठाकर पेट्रोलिंग करते हैं। यहाँ की ड्यूटी रोटेशन के हिसाब से बदलती रहती है। कभी हम रात में पेट्रोलिंग करते हैं तो कभी दिन में। ऑक्सीजन की कमी में भी हमें यहाँ रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। दूर दूर तक कहीं जीवन नजर नहीं आता। नजर आती है तो सिर्फ बर्फ। शुरू में तो हम सभी को बहुत सिर दर्द होता था, लेकिन बाद में आदत बन जाती है। यार कभी यहाँ मर गए ना तो हजारों साल तक हम ऐसे ही ताजा रहेंगे। वहां से एक हंसी का ठहाका, वह भी रूठी रूठी सी हंस दी थी। जब आऊंगा ना तो ढेरों बातें बताऊंगा। तुम मेरे हाथों की बर्फ को महसूस करना। मैं ढेर सारी बर्फ यहाँ से तुम्हारे लिए लाऊंगा। उसी बर्फ में वह जम गई थी। परंतु मृत्यु का दिन तो निश्चित होता है। सौरभ भी आ गया था। सभी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी असहनीय परिस्थितियां सामने आ गईं। रोहित ने पूछा था, अंशु के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स के अनुसार चौथी स्टेज है, सौरभ ने कहा और पीड़ा से भर उठा। वह मुस्कुरा दी। सभी कुछ तो सुनाई दे जाता है उसे। अच्छा है, जीवन की सच्चाई उसे ज्ञात है। वैसे वह जीना भी नहीं चाहती। जब हाथ से सब कुछ फिसल जाए, रीति हथेलियां लिए वह क्या करेगी? आज उसके पेट में असहनीय पीड़ा थी। अस्पताल ने उसे घर भेज दिया था। यह सब नॉर्मल कहलाता है। खाने को कुछ नहीं, केवल जूस दे सकते हैं। मेरे बच्चे, विल पावर लगाओ, तुम ठीक हो जाओगी, पापा ने कहा। पापा, अब पेट में क्या विल पावर लगाऊं? फीकी और पीड़ा से भरी मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें बंद कर ली थी। 10 दिन सौरभ रहा, फिर उसने रोहित से कहा, मुझे जाना होगा रोहित, क्या तुम थोड़ा और रुकोगे? माँ अकेली पड़ जाती हैं। छुट्टी है क्या? छुट्टियाँ क्या, बस रुक लेंगे कुछ दिन और। अंशु को देख पाना और पहाड़ की सैर, ताई का बुलावा, यही सब सोचकर निकल पड़ा था। माँ, पिताजी, सौरभ, सब कितने सहृदय होते जा रहे हैं। माँ का अनुशासनात्मक स्वभाव न जाने कहाँ गुम हो गया है। सौरभ के लिए पोलो नेक स्वेटर बुनते हुए न जाने क्या सोचती रहती हैं कि जितना बुनती हैं उतना ही उधेड़ देती हैं। वह माँ का छीजना स्पष्ट देख पाती है। माँ यह भी सोचती हैं कि यदि रोहित के साथ विवाह हो जाता तो आज रोहित पति रूप में उसे संभालने सामने तो होता। इतनी बीमारी में शिशिर का लापता हो जाना, जिसे मृत्यु ही माना जा रहा है,
कैसे सह पाती है अंशु? बंगले में एक बियाबान सन्नाटा पसरा रहता है। सौरभ लौट चुका है। बाबा अपनी आराम कुर्सी पर अध लेटे क्षितिज में कुछ ढूंढते रहते हैं। पापा ही आकर उनका चश्मा उतार कर बाजू की तिपाई पर रख देते तो पाते कि वह सोए नहीं है, बल्कि अर्ध निद्रा की अवस्था में हैं। उनके सीने पर से अखबार उठाकर लपेटकर वे रख देते हैं। कितनी बार बाबा ने अपने जाते हुए बेटे का हाथ पकड़ा है, मानो कह रहे हों, क्या होगा बेटा? बेटा हाथ की पकड़ छुड़ाकर उनका हाथ थपथपा देता है। कितनी लाचार हो जाती है जिंदगी जब हम कुछ कर नहीं पाते। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। सौरभ ने जाते हुए कहा था, जल्दी ही आऊंगा अंशु, तुम अपने प्रति पॉजिटिव रहना। थीसिस भी पूरी करनी है ना? रोहित, मैं थीसिस सच में पूरा करना चाहती हूँ, उसने बगैर पलक झपकाए हुए कहा था। सौरभ जा चुका था। थीसिस को लेकर उसके मन में एक उमंग जागी और तुरंत बुझ गई। व्हील चेयर डाइनिंग टेबल के नज़दीक की रोहित ने प्लेट में खाना परोसा और खाने लगा। अंशु के कांपते हाथों में जूस का गिलास थमाकर रोहित ने कहा, खुद पीना है अंशु, दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ो, जिंदगी को खुशनुमा तरीके से देखो। अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी कविताएं छांटी हैं मैंने, विदेशी लेखकों की हैं, कुछ अनुवाद तो किए हैं मैंने तुम्हारे लिए, लाया हूँ, सुनोगी? उसने स्वीकृति में आंखें बंद करके खोल दी। तकिए के सहारे पलंग पर बैठकर वह टिक गई। काश सामने शिशिर होता, उसके हाथों की बर्फीली ठंडक वह महसूस करती। कितना कुछ कहना सुनना था शिशिर से। जब रोहित को भुलाना आसान नहीं था, तब शिशिर सामने था, और आज जब वह शिशिर का साथ चाहती थी तो रोहित सामने है। माँ अपने आप को अपराधी मानती हैं। क्या पता रोहित से विवाह हुआ होता तो अंशु की मृत्यु टल जाती और उधर शिशिर की मृत्यु भी टल जाती। माँ धार्मिक तो थी ही, लेकिन ऐसा भी सोचने लगी थी। अब नहीं गिरेंगे आंसू, सोचकर उसने आंखें खोल दी थी। माँ भी पास आकर बैठ गई थी। कविताओं में दर्द था। मृत्यु की आहट को नकारती कविता जीवंत हो उठी थी। भावुकता से बार बार वह भर उठती। कितनी कमजोरियां हैं इस संसार में जूझने के लिए, पाने के लिए कितनी राहतें हैं, दिलासाएं हैं, और लड़ने को मनुष्य कितना अकेला। कहाँ लापता हुआ होगा शिशिर? अपने अन्य 4 साथियों के साथ? क्या किसी गहरी बर्फीली घाटी में वे लोग गिरे होंगे, या गिरकर सिंधु के जल में जम गए होंगे? कहीं कोई पता नहीं। एक एक जगह उन 5 फौजियों के लिए ऐसी कंगाली गई मानो किसी नहर को पूरा खाली किया गया हो। कितना कुछ हो जाता है बगैर युद्ध के भी सैनिकों के साथ। जहां पारा -40 डिग्री तक होता है, सख्त ट्रेनिंग में और उस मौसम के अनुकूल अपने को बनाने में एक लंबा वक्त लगता है। अंशु से लंबा बिछो, और जब छुट्टियां स्वीकृत हुई, शरीर उस मौसम के अनुकूल ढला, तो सब कुछ खत्म। हथेलियां तो गर्म होती हैं शिशिर, लेकिन मैं तो उन परिस्थितियों में ठंडी हुई हथेलियों को महसूस ना चाहती हूँ, उस जज्बे को चूमना चाहती हूँ जो तुम्हारे भीतर था शिशिर। और अगर अचानक लापता शिशिर किसी दिन सामने आकर खड़ा हो जाए तो? लेकिन वह तो होगी नहीं। बाबा ने एक बार बताया था, उनके पिताजी विश्व युद्ध में लड़े थे, तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वे खंदकों में तैनात थे। हर दिन तड़के सुबह संपूर्ण खंदकों में स्टैंडर्ड किया जाता था। तब अधिकारी अपने सैनिकों का मुआयना करते थे और सैनिक अपनी राइफल पर तैयार रहते थे, क्योंकि आमतौर पर यह भोर का समय होता था जब दुश्मन हमला बोलता था। यही तरीका शाम को सूरज ढलते भी किया जाता था। सुबह का नाश्ता इसी स्टैंडर्ड 2 के बाद सैनिकों को दिया जाता था। जानती हो बेटा, महीनों खंदकों में रहते सैनिकों को मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार होना पड़ा था। बाबा, ये खंदकें मजबूत होती थी। तब अंशु छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं थी कि 4 पीढ़ियों से देश को समर्पित इस खानदान की बातें समझ ना पाए। हाँ, खंदकों को मजबूत बनाया जाता था जिससे दुश्मन को इन्हें पार करने में कठिनाई का एहसास हो, और यह हम सब भारतीयों का दिमाग होता था। अंग्रेज तो बंदूकें ही चलाते थे। बाबा ने ही बताया था कि जब उनके पिताजी घर लौटे थे तो लंबे समय तक बहुत बीमार रहे थे। माँ को संतोष था कि वह घर लौटे हैं।
अपना निश्चल प्यार, उनकी शारीरिक सेवा करके माँ ने उन्हें वापस शक्ति दी थी। बेटा, औरत ही पुरुष की शक्ति है। पुरुष की अनुपस्थिति में वह घर का मोर्चा संभालती है। देश की लड़ाई में स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का योगदान होता है। अंशु ने रोहित को खोकर भी शिशिर के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि वह शिशिर को सुख सुकून देगी। शिशिर ने तब कहा था कि वह उसे वियतनाम ले जाएगा, जहां आज भी खंदकों की लड़ाई के अवशेष हैं, जब उसने खंदकों की चर्चा उससे की थी। लंबे चौड़े भविष्य के सपने तो दोनों ने नहीं संजोए थे, परंतु सही ढंग से जीना तो चाहा ही था। कहाँ खो गई? रोहित ने पूछा। नहीं, कहीं नहीं, अंशु ने कहा। नहीं, वह ना तो अपने लिए और ना ही शहीद हुए अपने पति के लिए ठंडी सांसें भरेगी। एक बात कहूं तुमसे? रोहित ने पूछा। हाँ, कहो। मृत्यु की इतनी प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? मृत्यु तो एक कटु सत्य है। फिर जिंदगी में मिले इन चंद दिनों को क्यों उसके आगमन की प्रतीक्षा में जाया किया जाए? सच कहते हो रोहित? फिर प्रॉमिस करो कि खुश रहोगी। प्रॉमिस? रोहित, प्रॉमिस तो शिशिर ने भी किया था कि वह शीघ्र आएगा। प्रॉमिस तो हमने भी एक दूसरे को किया था। आंखें डबडबा आई थी उसकी। रोहित ने उसके माथे का चुंबन लेते हुए कहा। पगली, यही तो कटु सत्य है। रोहित, मैंने किसी के साथ क्या गुनाह किया था जो सब कुछ मुझसे छिन जाए? शिशिर, तुम या मैं? अपने आप से छिन गई। बाकी कुछ है? वह निशब्द रो रही थी और रोहित उसके रक्त विहीन ठंडे हाथों को अपनी हथेलियों में थामे बैठा था। कमरे में, बंगलों में, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में शून्य पसरा पड़ा था। माँ कभी की उठकर जा चुकी थी। रोहित, तुम क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? माँ तो मेरे साथ हर पल मर रही हैं। तुम रुक जाओ, मुझ में शायद जीने की जिजीविषा जागे। रोहित उसे देखता रह गया। नहीं रुक पाएगा वह। जानता था उसके रुकने से अंशु उस कठिन समय को पार नहीं कर पाएगी। दूर ढलवा पगडंडी पर रोहित अपना बैग लटकाए जाता दिख रहा था। वह बरामदे में व्हील चेयर पर बैठी रोहित को जाते देखती रही। रोहित की आंखों में जमा हुआ बर्फ पिघल रहा था। नहीं रोने की अपने आप को दी गई सांत्वना बार बार टूट रही थी। वह हथेलियों में चेहरा छुपाए बैठी ही थी कि भीतर से माँ की खुशी भरी चीख सुनाई दी। अंशु! वे भागती हुई आई। अंशु, जम्मू से फोन था, शिशिर जीवित है। क्या? अंशु व्हील चेयर से उठने लगी और लड़खड़ा गई। उन्होंने अंशु को संभाल लिया। हाँ, वे लोग एक वैली में गिरे थे, लेकिन वहां के पेट्रोलिंग करते सैनिकों ने उन्हें बचा लिया। कई दिन लगे उन्हें। जम्मू पहुंचाया गया। जब वे कुछ बताने लायक हुए तो तुरंत हमें खबर की गई। अब तेरे पापा शिशिर को लेने जा रहे हैं। ईश्वर है बेटा, मेरी पुकार सुन ली उन्होंने। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि अब अंशु निश्चय ही अच्छी होगी, क्योंकि वह दृढ़ लड़की है। जब सामने जीने का मकसद होगा तो वह लड़ेगी बीमारी से। अंशु माँ से लिपटी खड़ी थी। अब उसके पैर नहीं थरथरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।